जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर डिस्कस करेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। तो चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है हमें देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो दोस्तों, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी। यानी कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक पारंगत विधिवेता हो। इन सभी स्थिति में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो है अर्हता रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में तथा जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी न्यायालयों में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जब न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों 10 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। दोस्तों माफी चाहूंगा यदि आपको आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी बिना माइक के जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा जो है मैनेज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको कवर किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। दोस्तों यदि वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2,80,000 रुपया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें प्रति माह 2,50,000 रुपया वेतन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 30, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बन चुका है, आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है?
तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है भारत में न्यायपालिका है। तो दोस्तों भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तो दोस्तों यह उसका किस प्रकार का अधिकार है हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143, ठीक है, आर्टिकल 143। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है। तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण। दूसरा है देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 43, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। एक बार फिर देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। क्वेश्चन नंबर 45, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए में है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर 49, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों जनहित याचिका जो है वो उपयुक्त दोनों यानी कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 50 है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है।
तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निषेधाज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो दोस्तों तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती वाद में। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाई बी चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमल नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एच एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एन रे। ठीक है, ए एन रे प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 67,
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करें। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। चौथा देखेंगे, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, कथन 2 और कथन 3 जो है यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाए। ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा या PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर।